आप सभी को नमस्कार। आज हम, मेरे ख्याल से आप सभी को लग रहा होगा कि आज ये आप सभी को मैंने किस लिए बुलाया है। देखिए, एक अपने इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली जो उनका कार्यकाल था उसमें 2-3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वो सरकार ने हमें दिए थे इस जिले में, जिसमें एक लॉजिस्टिक हब था। और लॉजिस्टिक हब, आपको पता है सबको कि बावल में भूमि अर्जन पे कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद में मेंढर जिले में शिफ्ट किया था। जब इसका फैसला हुआ तो किसानों से सीधे भूमि खरीदने का फैसला हुआ, सरकार ने किया। किसानों से पहले सहमति ली गई। मैं नहीं कहता सभी किसानों ने सहमति दी थी, लेकिन अधिकांश किसानों ने सहमति दे दी थी। उसके उपरांत जिला उपायुक्त के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसमें माननीय सांसद महोदय उसके मेंबर थे, मैं विधायक के नाते उसका मेंबर था। और पंखा चला गया, गर्मी हो गई है। मैं विधायक के नाते उसका मेंबर था और बाकी अधिकारी जिले के, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर और एसडीएम वगैरह वो सारे मेंबर थे। उस कमेटी ने एक रेट सरकार को रिकमेंड किया 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। उस रेट पे, सरकार द्वारा जो निर्धारित रेट था, उस पे लगभग जो टोटल जमीन थी 1205 एकड़ में प्रोजेक्ट बनना था। ये तो 1050 एकड़ के लगभग जमीन किसानों से सीधे खरीद ली थी। लगभग 150 एकड़ के मालिक जो किसान थे, उन्होंने जमीन बेचने से इनकार कर दिया था। उसके बाद में सरकार में ये प्रावधान था कि जब 70% से ज्यादा किसी परियोजना की, किसी प्रोजेक्ट की भूमि सरकार के पास अगर उपलब्ध है, तो रिमेनिंग 30% को सरकार किसानों से ले सकती है। 2 तरीके से। एक तरीका तो ये था कि जमीन के बदले जमीन किसान को दे दी जाए, और यदि जमीन ना लेना चाहें तो सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर उसकी अदायगी की जाए। उस एक्ट के तहत जब किसानों को नोटिस गए जिन्होंने भूमि नहीं बेची थी, तो वो उस नोटिस के अगेंस्ट, उस एक्ट को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई पे ही उनको स्टे दे दिया और सरकार से कहा कि भाई इनकी जो जमीनें हैं इनमें दखल ना दी जाए जब तक कि आगामी आदेश हाई कोर्ट का ना हो। लगभग 6-7 साल के लगभग वो मामला हाई कोर्ट में लंबित रहा। अंततः हाई कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि वो एक्ट के प्रावधान, बाकी तो सरकार का ने जो एक्ट बनाया था उनको हाई कोर्ट ने सही करार दिया, लेकिन जो अदायगी की जो क्लॉज थी, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पेमेंट करने की बात थी, उसकी जगह हाई कोर्ट ने कहा कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का है, उस अधिनियम के तहत, उसके अंतर्गत, उसमें जो दिए गए मापदंडों के अनुसार किसानों को अदायगी की जाए। अगर किसान जमीन के बदले में जमीन नहीं लेते हैं, अदायगी करनी है तो उसके ऊपर अदायगी की जाए। इस हाई कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट सरकार भी ने भी एक एसएलपी फाइल की, और जो संबंधित किसान थे इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की तर्ज पर ही स्थगन आदेश जारी कर दिया, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि वे इनकी जमीन पे टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक आगामी आदेश तक दखल ना किया जाए।
ये आज की स्थिति है। लेकिन मुझे यहां आज क्यों आना पड़ा, इसका कारण यह है कि इसी बीच एक स्टेटमेंट दी गई कि लॉजिस्टिक हब की जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है, और यह दावा किया गया कि सबूत हैं उनके पास और सबूत पेश करेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद में 1 दर्जन से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मेरा नाम लेकर सीधा आरोप लगाए गए कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और ये कहा गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत किसानों को पेमेंट नहीं करवाई और सरकार से मिलकर मिली भगत करके और किसानों का अहित किया। मैं इस बात के बारे में कुछ सफाई देने नहीं आया हूं, ना ही मुझे किसी से अपनी ईमानदारी की सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं किसी से ईमानदारी की सर्टिफिकेट लेने आया हूं। लेकिन क्योंकि आम जनता में एक गलत संदेश जा रहा है, भ्रम फैला हुआ है, उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं इस विषय में कुछ तथ्य जो वास्तविक है वो मैं आपके समक्ष रखने के लिए आज आया हूं। पहली बात हम करते हैं भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के बारे में जो कहा गया उनके बारे में, उसके आधार पर पेमेंट नहीं की गई। ये ठीक है कि ये जमीन एक्वायर नहीं की गई, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ये जमीन एक्वायर नहीं की गई, बल्कि किसानों से सीधी खरीदी गई है। लेकिन जहां तक रेट की बात है, उस समय बारानी जमीन जो ली गई है बसीरपुर, तलोट और घाटा शेर की, उस समय बारानी जमीन के जो भाव थे, कलेक्टर रेट थे, जो रजिस्ट्री के रेट भी मार्केट रेट था, वो बसीरपुर में 12,70,500 रुपए का, और सरकार ने ये जमीन खरीदी है 30 लाख रुपए प्रति एकड़। जो ये कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत उससे कम पैसा मिला है, तो मेरा उनसे भी निवेदन है, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप इन कलेक्टरेट पे किसी भी भूमि अधिग्रहण अधिकारी से कैलकुलेशन करवा के देखें कि क्या वास्तव में ये पैसा उस अधिग्रहण के जो दर है उससे कम है। इसके उदाहरण के लिए मैं 3 गांवों के अवार्ड की कॉपी लेके आया हूं, जो लॉजिस्टिक हब के साथ लगने वाले गांव हैं। लॉजिस्टिक हब को जो आने वाला रोड जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया है, आपने देखा होगा, जो खानपुर, मांधी और ताजीपुर गांव में से है, उस गांव का जो अवार्ड हुआ है और वो इससे ये जमीन सरकार ने खरीदी है 2017 में, और ये अवार्ड है 2019 अवार्ड है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अवार्ड की कॉपी है, मैं आपको जिनको इसके बाद में जिसको जरूरत है मैं दे दूंगा, 3-4 कॉपी मेरे पास स्पेयर है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसमें उसमें 19/9/2019 को अवार्ड हुआ है
उसमें दिए हैं 34,503 रुपए प्रति एकड़। उनका कलेक्ट्रेट था 12,56,900 रुपए। शाहपुर अव्वल मांदी जिसको कहते हैं, इसका कलेक्ट्रेट था 17,10,500 रुपए और उनको रुपया दिया गया 37,23,602 रुपए। ताजीपुर गांव का कलेक्ट्रेट था 12,56,900 रुपए और उनको दिए हैं 33,47,656 रुपए। और ये जो अवार्ड हैं ये 19 अवार्ड तो इसमें से 19/9/2019 को हैं और तीसरा अवार्ड हुआ है 13/8/2019 को। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाह रहा हूं, और जो लोग बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए की जमीन थी, 70 लाख रुपए जमीन बांटते थे और सीधे आरोप लगा रहे थे कि 70 लाख 80 लाख रुपए बढ़ते थे, 30 लाख दिलवाए, बाकी के खा गए। वो तो 2017 से 2 साल बाद में एक्वायर हुई, नेशनल हाईवे ने की है, वही उसी भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत की है। तो ये इतनी बड़ी सफेद झूठ लोगों में क्यों फैलाई जा रही है? और इसमें एक बात और आप सभी को पता भी है और स्पष्ट कर देता हूं, ये जमीन HSIDC ने सीधे किसानों से खरीदी है। HSIDC के खाते से ऑन रिकॉर्ड सीधा चेक गया है और किसान के खाते में वो चेक जमा हुआ है। कि फिर भी इसमें कोई भ्रष्टाचार कर गया और उनकी बात मान ली जाए और हम ये भी मान लें कि भाई उस चेक में से भी, ड्राफ्ट में से भी कोई उसका कोना पट गया, किसी ने रख लिया और के साथ। तो एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ठीक इसी मोड पे, इसी तरीके से एम्स की माजरा में जमीन खरीदी है। माजरा में जो एम्स बना है वहां भी सरकार ने सीधे किसानों से जमीन खरीदी है। काफी देना मेरे को उसकी माजरा। उसमें भी इसी तरह से कमेटी बनी जिले की, और जिले की कमेटी ने रेट का फैसला किया। मेरे पास एक कलेक्ट्रेट की कॉपी है, वहां कलेक्ट्रेट था 24,000 रुपए, 24,000 रुपए कलेक्ट्रेट था। 24 लाख, सॉरी 24 लाख रुपए कलेक्ट्रेट था। 24 लाख कलेक्ट्रेट पे उन्होंने जमीन की पेमेंट की है 40 लाख रुपए प्रति एकड़। हमने 12,70,000 कलेक्ट्रेट पे 30 लाख पेमेंट करवाई है। ये 2022 में, उससे लगभग 5 साल बाद में, 5 साल बाद में उन्होंने 24 लाख कलेक्ट्रेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए हैं। ये डबल भी नहीं हुए, वो 2.5 गुना है। तो मैं ये समझता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं जो लोग ये खेल खेल रहे हैं उनसे कि भी अगर हमने 12,70,000 के कलेक्ट्रेट पे 30 लाख रुपए देकर भ्रष्टाचार कर दिया, तो ये 24 लाख पे 24 लाख रुपए के रेट पे कलेक्ट्रेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए हैं, तो ये बिल्कुल साफ सुथरा है क्या? हालांकि मेरा ये मानना है कि ये दोनों ही सरकार के प्रोजेक्ट हैं और दोनों ही पारदर्शी तरीके से इनकी जमीन दी गई है और पेमेंट की गई है। मैं उन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाता। की बात आ रही है, मैं उस पर भी आता हूँ, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वो कम से कम आरोप लगाने से पहले इतना तो सोच ले कि भाई जब आपकी 24 लाख पे
40 लाख रुपए देते हो तो आप मिस्टर क्लीन हो, आपकी छवि बिल्कुल, आपकी छवि साफ है, बिल्कुल आपके कपड़े बिल्कुल सफेद हैं। और दूसरी जगह जहां 2.5 गुना दिलाया गया है वहां भ्रष्टाचार हुआ है, उनके ऊपर आप सीधा कीचड़ उछाल रहे हो। अब आप जो बूथ की बात कह रहे थे, मेरी जानकारी के मुताबिक 100 गज का एससीओ साइट एक किसान को दिया है, प्रत्येक किसान को, और उसके बदले 5 लाख रुपए की उसकी पेमेंट काटी गई है। 100 गज के बूथ के बदले 5 लाख रुपए किसान की काटी गई है। तो ये प्रचार हो रहा था कि भी उसमें ही इनको एक्स्ट्रा दिया गया है, उसका पैसा दिया गया है। आप वेरीफाई कर लो, मेरे पास जो सूचना है उसमें 5 लाख रुपए प्रति किसान काटा गया है, मैंने जो पता किया है। अब मुझे ये बताओ कि उसी किसान से जमीन ली आपने 40 लाख रुपए एकड़ में, उसका प्रति गज अगर निकालो तो 824 रुपए प्रति गज बनता है। आप उसी किसान से उसी की जमीन के 5,000 रुपए प्रति गज ले रहे हो और आप साफ सुथरे हो। दरअसल यहां तो बात यह हो रही है, एक वो किसी ने मुझे कोई चुटकुला सुनाया था, कोई जा रहा था रास्ते में तो पीछे से आया, बोला वो आगे गया वो तेरा कान काट लेगा। तो उसने ये नहीं देखा तेरा कान तेरे पास है कि नहीं है, वो दौड़ लिया उसके पीछे। कोई पूछा कहां जा रहा है, बोले मेरा कान ले गया। बोले तेरा कान तो तेरे पास है। बोले यार वो कह रहा था फलाना कान ले गया। तो यहां तो मतलब मेरी समझ में नहीं आई, इतने अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात करने की बजाय रोजाना लोगों के दिमाग में भ्रांतियां फैला रहे हैं, रोजाना। और मैं वैसे नहीं आया यहां आपके सामने, मैं पिछले 6 महीने से मैंने बहुत इग्नोर किया, बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया पे जिसको पढ़ना तो दूर, वैसे ही सुन के आदमी के। लेकिन मैं चुप रहा, मैंने कहा ये कर लेने दो इनको। और लगातार करके इनका प्रयास ये था कि इस पे ये लपेट दो, ये आरोप जो है ना भ्रष्टाचार का, इस पे छिपा दो ताकि लोग, आम आदमी ये कहने लग जाए कि इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है। भाई मैं तो एक बात समझ नहीं आती मेरे, यार चुनाव हारने के बाद में तो तसल्ली हो जानी चाहिए थी। मतलब जो आदमी चुनाव हार जाता है तो उसको दिमाग से निकाल दो, आपने या हरवाने जो भी हुआ। लेकिन मैं कहता हूं तब तो संतुष्टि हो जानी चाहिए, लेकिन रोजाना कुछ न कुछ बचते रहते हैं। और तो ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे उनसे सर्टिफिकेट चाहिए ईमानदारी की। और भाई अगर तुम मुझे मदद करना चाहते हो ना सारे, तो एक काम कर लो, मैं 28 साल हो गए सरकार में नौकरी और 10 साल हो गए राजनीति में, तो मेरे 38 साल के पब्लिक लाइफ में मैं आपको स्टेशन बता रहा हूँ मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं मेरी पोस्टिंग बता दूंगा मेरी कहाँ पोस्टिंग है। और यहाँ तो 10 साल से आप देख रहे हो, तो आप अपना कैमरा ले जाओ, पूछो लोगों से कुछ मेरे खिलाफ तो चलाओ, वायरल करो उसको, इनको भी दिखाओ यार उसके खिलाफ हमने नोट किया। आप किसी के काम से इलाके की उजड़ी जमीन, उजड़ी खेती को मैंने पानी दे दिया, मैंने पाप कर दिया क्या? मैंने अगर यहाँ, मैं कहता हूँ सरकार का, हरियाणा सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने 10 साल में दिए। अगर मैंने प्रयास करके सरकार अगर मैं प्रोजेक्ट ले आया तो इसमें जुर्म कर दिया कि मैंने।
से किसी का नाम मिटता नहीं भाई, खराब करने से खराब नहीं होता है। तो बस इतना कहना था। दूसरी बात, यदि आपके माध्यम से मैं उनको एक सलाह देता हूं कि अगर इस इलाके का भला चाहते हो, इस इलाके के प्रति कोई लगाव है, अगर इस इलाके ने इतना कुछ आरोप लगाने वालों को भी बहुत कुछ दिया है, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप इसको, ये जो परियोजनाएं हैं इनको आगे बढ़ाओ। मेडिकल कॉलेज है, इसको चलाओ अच्छी तरह से। इस लॉजिस्टिक हब को रोजाना दाव पेच लगाने की बजाय इसको सुलझाने की कोशिश करो, और सकारात्मकता रहेगी तो मेरे ख्याल से इस इलाके को फायदा रहेगा। ये बिना काम के इन प्रोजेक्ट्स को बर्बाद ना करो। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि इस इलाके पे दया करो। और राजनीति करने के बहुत तरीके हैं, राजनीति दूसरे तरीके से भी हो सकती है, राजनीति काम करने से भी हो सकती है। अगर काम करोगे, नई नई परियोजनाएं लाओगे, तो लोगों को सब पता लग जाएगा। तो छोटी छोटी खबरें छपवाते हैं। नांगल चौधरी की सीएचसी की बिल्डिंग का चुनाव से पहले नक्शा बनाने के लिए केस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को भिजवा के आया था मैं। 2.25 साल में वो नक्शा पास करके टेंडर की स्टेज पे आया है। उस पे तो बड़े बड़े अखबारों में छपवाते हैं ये उपलब्धि हो गई, और इस मेडिकल कॉलेज के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोलते। ये बर्बाद हो रहा है 750 करोड़ रुपए का। वो नक्शा पास करवा के टेंडर करवा दिया तो उपलब्धि हो गई, और इधर ये इतना बड़ा संस्थान है बर्बाद हो रहा है, इस पे कोई एक शब्द नहीं बोलते। पता नहीं क्या शौक है। अब कल परसों ये 2 लाइन डली है, अटेली हल्के में डलवाई थी। जब वो थोड़े से दिन में मंत्री रहा था तो 55 करोड़ रुपए की 2 स्कीम मंजूर करवाई थी। वो चल भी गई, पानी चल रहा है, और उसका जो सेविंग का था उसमें 3.25 करोड़ रुपए में ये राता से और मानपुरा तक नदी को खुदवा के टैंक बनवाने का, वो बहुत पुराना मामला है। जिस दिन अब ये उसका कहीं टेंडर हुआ है उस पर फोटो छिपा के हमारी उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है। यार उपलब्धि अपनी करो ना, अपनी स्कीम पास करो फिर करवाओ उपलब्धि। आप उपलब्धि पे कब्जा कर रहे हैं? नहीं, कब्जा नहीं, मैं कहता हूं काम करो ना, लोग अपने आप कहने लग जाएंगे। बस इतनी बात कहनी थी। धन्यवाद। अगर आपसे कोई एक सवाल है, एक जमीन विधायक आरोप लगे, एक पहले इसका जवाब दे दो। जमीन हाँ कंवर सिंह यादव से मैंने खरीदी थी, और वो लॉजिस्टिक हब में 3 गांव हैं, तलोट, घाटाचेर और बशीरपुर। वो चौथे गांव में जोरासी में 5वें गांव के फिरनी के पास 3-4 किले दूर है, मुकंदपुरा के पास है। तो उसमें कोई ऐतराज है किसी को तो बता दें, उसमें क्या अपराध कर दिया। वही कह रहे हैं कि आपने एक मिनट इसके साथ ही सस्ते दामों पे ले गई इस प्रकार। वो कंवर सिंह यादव ने ये लॉजिस्टिक की जमीन खरीदी थी 2017 में, और वो जोरासी में नहीं खरीदी गई थी। कंवर सिंह यादव ने खरीदी शायद 2022 या 23 में, और उससे पहले एक झज्जर के आदमी ने वो जमीन खरीदी उससे 10 साल पहले। और अगर जमीन खरीदना अपराध है तो मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, अब तो हम सब कुछ हैं। जब 1961 में मेरे जन्म के कुछ दिन बाद में मेरी माँ ने 4 किले जमीन, तो उस जमाने में 11,000 में मुरादपुर वाले में खरीदी थी। उसके बाद भी हमने जमीन खरीदी है। जमींदार कोई जमीन खरीदता है, अगर वो पाप है तो जरूर हमने किया है। और बताओ। मिस्टर क्लीन आपने कहा, राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेने की मैं किसी का नाम नहीं लेता। जिन्होंने ये कंट्रोवर्सी पैदा की है मैं उनको कह रहा हूँ। ये जनता अपने आप करके ऐसे चलता रहे तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। और बताओ। अगर अधिनियम के तहत जो संचय नहीं, वो तो कैलकुलेशन करवा लो, कलेक्ट्रेट है, किसी से कर लो, लगभग उतने पैसे। तो इसमें दिक्कत क्या है सर? भूमि अधिग्रहण जो उसके तहत क्यों नहीं की गई?
थी, इसमें कोई समस्या थी? ऐसा है कि सरकार ने उस टाइम, आपको बता दूं, भूमि अधिग्रहण एक्ट में एक प्रोविजन है कि 70% किसानों से पहले स्वीकृति चाहिए, तब आप नोटिफिकेशन कर सकते हो। तो उस क्लॉज को उस क्लॉज का उस 70% किसानों की स्वीकृति लेने की बजाय सरकार ने जब सीधे किसानों ने सहमति दे दी, तो उसके बाद में किसानों ने सीधी खरीद ली, जो बची उसका एक्ट बना लिया। 70% का जो एक्ट में प्रोविजन है वो भूमि अधिग्रहण की तर्ज पे ही है कि जब 70% भूमि आ गई तो बाकी किसानों से एक्ट के द्वारा ली जा सकती है। और दूसरी बात एक और बताओ, इसमें महत्वपूर्ण बात हो रहा है, 2017 में किसानों ने जमीन खरीदी, 2025 तक किसी ने कोई मतलब कहीं कोई चर्चा नहीं थी, ना किसानों को कोई शिकायत थी, ना किसी और किसी को शिकायत थी। 2025 में शुरू की, और वो शुरू भी एक स्टेटमेंट आया, उसके बाद में सारी प्रक्रिया शुरू हुई। डॉक्टर साहब, एक सवाल हो आपसे, जो स्वास्थ्य मंत्री के पीआरओ हैं, अगर पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं या जो बिल्डिंगें हैं उनको लेकर सवाल करते हैं, तो वो गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं। मेरा सवाल नहीं है। डॉक्टर साहब, जो जमीन थी जो HSIDC ने ली, उसके बाद किसी कंपनी को वो ट्रांसफर की, तो उसमें कितने लागत को? ऐसा है, किसी कंपनी को ट्रांसफर नहीं हुई अभी, वो जमीन HSIDC के पास है। और मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का और HSIDC का 50-50% शेयर होल्डिंग में है। ये अभी इस पे इंटरनल रेल की जो साइडिंग्स है, यार्ड है, उसका काम पूरा लगभग पूरा हो गया। पानी का कनेक्शन, बाहर से कच्चा पानी, यहाँ से नहर का पानी चला गया। बिजली की स्पेशल डेरोली से 220 kV की लाइन आके खींच गई। कनेक्टिंग रोड लॉजिस्टिक आपको मंडी से है, वो मिल गया। और अब इंटरनल डेवलपमेंट के लिए टेंडर होगा, उसी कंपनी को देंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब प्रोजेक्ट इस तरह के बनते हैं तो उसके बाद में फर्दर डेवलपमेंट के लिए जब होते हैं तो नेचुरली प्राइवेट कंपनी, जिनको लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, वो आएंगी, वो प्लॉट खरीदेंगी और यहाँ अपना काम शुरू करेंगे। लॉजिस्टिक हब का मतलब होता है कि लॉजिस्टिक कंपनीज आएंगी बाहर से, और ये हर सरकारी परियोजना में होता है, पहली बार नहीं हो रहा। हुड्डा भी जब लैंड एक्वायर करता है, सेक्टर बनाता था, तो आपने देखा होगा प्राइवेट लोगों को बाद में प्लॉट बेचता है। तो इसमें कोई इस वक्त कोई प्राइवेट कंपनी फिलहाल इसको, जिस एसपीवी की बात कर रहे हैं, एक एसपीवी की बात कर रहे हैं, शायद उसी की बात आप कर रहे हो। एसपीवी एक स्पेशल पर्पज व्हीकल होता है जो प्रोजेक्ट को हैंडल करने के, चलाने के लिए दोनों पार्टनर, जो रेलवे मिनिस्ट्री और भारत सरकार, हरियाणा सरकार, इन्होंने ज्वाइंटली एक बना रखी है जो इस प्रोजेक्ट को सारे को हैंडल करती है। भ्रम ये भी फैला जाए कि मैं भी एक किसान हूँ, मेरी जमीन गई है, हमें ये करेंगे 1 करोड़ तक मिल जाएंगे, तो इसमें बेचारे भोले वाले किसान। देखो साहब, देखो मेरी बात सुनो भाई, मैं बात कर रहा हूँ जो जमीन हमने खरीदी है। अब जो किसान जो बच रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 5 करोड़ दिलवा दो, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। अब तो मैं तो कहीं हूँ नहीं पिक्चर में, अब तो जो पावर में है वो उनको 2 करोड़ दिलाओ, 5 दिलाओ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पावर की बात से बात याद है, ये चर्चा सुनने को मिल रही है, आप चुनाव हार गए, आपकी कुर्सी में भारी भीड़ लगती है, अधिकारी आपका कहने का मानते हारने के बाद। अरे नहीं, ये बात आज का विषय नहीं है, इसको डाइवर्ट मत करो। आपने इसका कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, आपने CHC का जिक्र किया, साथ में आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, आपने 2 प्रोजेक्ट बताए, लॉजिस्टिक और मेडिकल, दोनों ही सरकार के प्रोजेक्ट हैं, और सरकार के लिए लोग, मतलब आपकी ही पार्टी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। देखो, मैं सरकार की बदनामी नहीं हो रही है। ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट तो सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। सरकार की बदनामी नहीं हो रही मैं कह रहा हूं, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप सुन सकते हैं, सारा जिला बल्कि पूरा हरियाणा जानता है कि लॉजिस्टिक ये प्रोजेक्ट आपका गायब हुआ है, और इसका श्रेय आपको ही मिलेगा। मैं तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिले के हजारों युवा जो बेरोजगार है, वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे ये शुरू कब होगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये इसका शुरुआत। देखो साहब, मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील पेश कर रहे हैं ना, उतनी ताकत इधर लगा देंगे, प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब जो जी, जब जो कोर्ट का फैसला है रिश्ते का, उससे कोई लॉन्ग एक्सटेंशन पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि फर्स्ट फेज का जो मेरी जानकारी है, फर्स्ट फेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक 2.25 एकड़ जमीन है जो रेलवे के ट्रैक की जमीन है, उसका भी वो कह रहे थे वे आउट निकल जाएगा कुछ, उसको ट्रैक को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बाकी हाँ, सेकंड फेज के लिए तो जरूर जमीन की जरूरत पड़ेगी और हो जाएगा फैसला। अब देखो ना, बड़ी अजीब सी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली सोचते किया कि दोनों पार्टी
सोशल मीडिया पे, अखबार में बोला सुप्रीम कोर्ट की, हाँ उसका अखबार नहीं आएगा, लेकिन बोला सुप्रीम कोर्ट की भ्रष्टाचार पर मोहर, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि भ्रष्टाचार हुआ है, और उसमें कोई जिक्र नहीं है। सिंपली उसके है कि जब तक दोनों पार्टी कोर्ट में गई है तो फैसला करें, इतने इसको आगे कार्रवाई ना करें। चर्चा है कि आपके विपक्षी लोग मेडिकल का इसलिए विरोध करते हैं कि नॉर्मल जी के द्वारा उसका मैनेज किया गया था, और आप देखो लोग क्या कहते हैं इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये सत्य है कि मेडिकल कॉलेज को जिस स्पीड से चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए जो लोग नाम को लेकर धरना दे रहे थे, तो उनको चलाने के लिए धरने पे आना चाहिए। ये तो उनसे पूछो, मैं नहीं बता सकता। आपने CHC नांगल चौधरी का जिक्र किया, आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, आज भी लोग जयपुर जाने के लिए मजबूर हैं, रोहतक जाने के लिए मजबूर हैं। क्या कहेंगे जो ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार में है, जिस तरीके से सरकार कहती है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैं यही तो कह रहा हूँ यार, मैं इतनी देर हो गई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जयपुर जाने से पीछा छुट जाएगा, कॉलेज चल जाएगा, तो कॉलेज तो चलाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप